नमस्कार, मैं हूं शांतिल गौतम और आप देख रहे हैं योर ड्रीम चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी क्लास 12 का पहला चैप्टर यानी सम बेसिस कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं, है ना। तो इसके अंतर्गत रसायन विज्ञान अंतर्गत हम जो पढ़ने वाली चीज है कि रसायन विज्ञान क्या है ना। क्या है रसायन विज्ञान, क्या है? रसायन रसायन विज्ञान क्या है ना। हम रसायन विज्ञान किसे कहेंगे हम, है ना। तो एक रोनाल्ड हाफमैन बताते हैं कि रसायन विज्ञान परमाणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। क्या कह रहे रोनाल्ड हाफमैन बताते हैं कि रसायन विज्ञान परमाणु और उनके रूपांतरणों का विज्ञान है। यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है ना। अब है ना, इनका अर्थात हम कह सकते हैं कि जो रसायन विज्ञान है परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान क्या यहाँ पर जो हमारे पास रोनाल्ड हाफमैन के अनुसार क्या है, यहाँ पर रसायन विज्ञान क्या है? परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान है ना। तो रोनाल्ड हाफमैन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि रसायन विज्ञान परमाणुओं तथा उनके रूपांतरणों का विज्ञान है ना। और यह न केवल 100 तत्वों का विज्ञान है अपितु इनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो रसायन विज्ञान है परमाणु तथा अणुओं का विज्ञान है, जिनके संगठन यानी जिनके कंपोजिशन, जिनके स्ट्रक्चर, इनके प्रॉपर्टीज यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जिनके कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज की स्टडी करना ही क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान। तो परमाणु तथा हम क्या बोले इसमें रसायन विज्ञान, हमारे रोनाल्ड हाफमैन के अनुसार परमाणु तथा अणुओं को ही हम रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी और जिनके क्या है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एवं प्रॉपर्टीज की जो हमने स्टडी करते हैं, है ना, जिस शाखा में हम स्टडी करते हैं उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी जिनके, है ना, जिन परमाणुओं तथा अणुओं के, है ना, संगठन, संरचना और गुणों का अध्ययन हम करते हैं, उस शाखा को हम रसायन शास्त्र कहते हैं। और यहाँ पर हम रसायन के अंतर्गत हम रसायन के जनकों के बारे में देखें। रसायन शास्त्र का जनक हम किसे कहेंगे? तो रसायन शास्त्र का जनक, है ना, रसायन शास्त्र का जो जनक है एंटोनी लेवोइजर है ना, इन्हें रसायन के जनक कहा जाता है। एंटोनी लेवोइजर है और ये इनका जो जन्म है, हमें ये भी पता होना चाहिए यदि बड़े एग्जाम का हम तैयार कर रहे हैं तो, है ना। इनका जो जन्म है 26 अगस्त, है ना, 26 अगस्त 1743 में 1743 में, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहां पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस यानी सुंदरियों का देश भी हम कहते हैं इसको, है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इनका जो खोज है, इनने जो खोज किया है सबसे पहले, अगर हम आवर्त सारणी का अंतर्गत देखें तो इनने जो खोज किया है सबसे पहले ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन परमाणु की इनने खोज की थी, है ना। अब यहाँ पर हम अपने भारतीयों की भारत के बारे में देखें। भारत के हम एक रसायनज्ञ की बात करें
है ना, भारत के रसायन मतलब रसायन शास्त्र के खोजकर्ता के बारे में देखें तो हमारे भारत देश में है डॉक्टर प्रफुल्ल, क्या डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को एक भारतीय रसायन शास्त्र कहते हैं, है ना। और भारत के मतलब रसायन शास्त्र का, भारतीय रसायन शास्त्र का दर्जा अगर किस वैज्ञानिक को दिया गया है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को, है ना। और इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म है ये बंगाल के, है ना, बंगाल के खुलना जिले, कौन सा जिले भाई, खुलना जिले, खुलना जिले के ररूली, क्या है, ररूली कतिपराय, है ना। तो बंगाल के खुलना जिले के क्या है, ररूली कतिपराय ग्राम में इनका जन्म हुआ, है ना। और इनका जो जन्म कब हुआ भाई, इनका जन्म हुआ है 2 अगस्त 1861 में, यानी 1861 में 2 अगस्त 1861 में इनका जन्म हुआ। और इनका जन्म कहां पर, बंगाल के खुलना जिले के ररूली कतिपराय गांव में। और ये इन्हें ही मतलब अपने भारतीय के अंतर्गत रसायन शास्त्र का इसे जनक कहा जाता है। और रसायन शास्त्र के जनक हम पूरे ऑल कंट्री में देखे जाए तो हमारा रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एंटिनो लेवेजर को कहा गया है। और इनका जन्म 26 अगस्त 1743 में हुआ। ये कहां पर हुआ, फ्रांस के राजधानी पेरिस में। और इनकी खोज क्या है, इनकी खोज, इन्हें ऑक्सीजन और सिलिकॉन परमाणु आवर्त सारणी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन की सबसे पहले इन्होंने खोज की थी, है ना। ये तो इतनी बात हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो रसायन विज्ञान हम किसे कहेंगे, है ना। तो रोनाल्ड हॉफमैन ने रसायन विज्ञान किसे कहा, है ना। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान क्या है जी, रसायन विज्ञान परमाणु तथा अणुओं के क्या है, संगठन और संरचना तथा गुणों का अध्ययन करना है, क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान यानी रसायन शास्त्र। और इनके जनक किसे कहा, एंटिनो लेवेजर को, जिनका जन्म 26 अगस्त 1743 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और इनने इनकी खोज क्या है, इनने सबसे पहले पूरे आवर्त सारणी में ऑक्सीजन और सिलिकॉन की खोज किया था। और हमारे भारत देश में यदि रसायन शास्त्री की अगर बात करें, हमारे देश में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय को एक रसायन शास्त्री कहते हैं। और इनका जन्म क्या है, 2 अगस्त 1861 में बंगाल के खुलना जिले के ररूली कतिपराय ग्राम में हुआ। और इन्होंने ही भारत में, है ना, इन्होंने ही भारत में रसायन उद्योग की नींव रखी। किसकी नींव रखी इन्होंने भाई, रसायन उद्योग की, है ना। केमिकल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, केमिकल इंडस्ट्रीज की, तो सबसे पहले किसने रसायन उद्योग की नींव रखी इनने, तो हमारे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय, जो एक जो भारतीय रसायन शास्त्री है ना। तो इतनी बारे जानकारी हमें भी पता होना चाहिए। अब देखो आगे और देखे जाए इसमें, अब हम इनके इंपोर्टेंस को देखते हैं, है ना। इंपोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान का महत्व। क्या है रसायन विज्ञान का महत्व। अब रसायन विज्ञान का महत्व हम देखते हैं। हमें पता है कि रसायन विज्ञान का महत्व हमारे दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक जितनी भी हम सामग्री यूज करते हैं वो सभी रसायन विज्ञान की देन है। कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान की देन है। हम जितने भी चीजों को यूज करते हैं सुबह उठने से लेकर शाम तक, शाम के रोज सोने तक, वो सभी की सभी चीजें क्या है, रसायन विज्ञान की देन है ना। तो रसायन विज्ञान की इंपोर्टेंस देखना अति आवश्यक है हमें। तो रसायन विज्ञान की हम अगर इसको इनके क्षेत्र के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है, तो रसायन विज्ञान नंबर 1 में हम देखते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में, है ना। तो गार्ड्स ऑफ हेल्थ, यानी स्वस्थ रक्षा। हमारे जीवन में हमारे शरीर को स्वस्थ किस प्रकार से, हमारी जो रासायनिक विज्ञान की जो देन है, यानी रसायन विज्ञान हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार मतलब ये लाभदायक है ना, किस प्रकार फ्रूटेबल है, ये चीजों को हम समझ रहे हैं। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम इनके स्वस्थ रक्षा के लिए देखते हैं। तो हमें बताया कि मनुष्य का जो जीवन है ना,
मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है ना, विभिन्न प्रकार की प्रतिजैविक है ना तंत्र की आवश्यकता पड़ती है ना, हमें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है जो किसी जीवाणु को नष्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं से हमें विभिन्न प्रकार हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। अब उन रोगों को मारने के लिए, उन रोगों से उत्पन्न जीवाणुओं को मारने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है ना। तो वो जो एंटीबायोटिक्स क्या क्या है ना, तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है भाई, एंटीबायोटिक्स मतलब जीवाणुओं को नष्ट करने वाला, एंटीबायोटिक्स है ना। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी प्रतिजैविकों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो एंटीबायोटिक्स है, अब वो एंटीबायोटिक्स है कौन कौन से, तो एंटीबायोटिक्स के रूप में हमारे पास हमारे जो डॉक्टरों के द्वारा हमारे शरीर के रोगों को स्वस्थ रखने के लिए दिए जाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें एंटीबायोटिक्स, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स देखते हैं हम। तो एक होता है पेन किलर मतलब दर्द निवारक, है ना। विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, अब वो अलग गोली दवाइयां दिए जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो पेन किलर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो दर्द निवारक यानी जिसको हम पेन किलर बोलते हैं, तो ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं हमारे शरीर को, डॉक्टरों के द्वारा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो एक होता है पेन किलर और दूसरा होता है एंटीपायरेटिक्स और फिर होते हैं एंटीबायोटिक्स मींस होता है ज्वर नाशक और पेन किलर मींस होता है दर्द निवारक, है ना, ज्वर नाशक और दर्द निवारक। अब पैसिफिक मींस होता है प्रशांतक, पैसिफिक मींस क्या होता है प्रशांतक, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स है ना। और इसके अलावा और क्या दिए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा, और उसके अलावा दिए जाते हैं बैक्टीरियोसाइडल मींस होता है जीवाणुनाशक या जीवाणुनाशी, ये विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों के द्वारा दिए जाते हैं, है ना। और भी इसके अलावा और भी देखते हैं हम इसमें हमारे दैनिक जीवन में और भी एंटीबायोटिक्स को डॉक्टरों के द्वारा दिए जाते हैं। तो एक होता है सल्फा औषधि, क्या होते हैं भाई सल्फा औषधि, ये एक प्रकार सल्फा मेडिसिन, हम औषधि मींस होता है मेडिसिन, है ना। तो सल्फा औषधि ये एक प्रकार के ड्रग है जिन्हें हम, इनका एक और नाम है, इन्हें हम सल्फोनामाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इन्हें, किन नाम से जानते हैं, सल्फोनामाइड भी इनका नाम, सल्फा औषधि का दूसरा नाम क्या है सल्फोनामाइड भी है। और इनके और प्रकार हैं, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है सल्फाडाइजिन, है ना, सल्फाडाइजिन और दूसरा होता है सल्फागुनाडीन और दूसरा होता है सल्फाथिरिडीन। ये ड्रग्स है, ये सल्फा औषधि एक प्रकार के ड्रग्स है जो अति तीव्र अगर अति तीव्र एक प्रकार से हमारे पास ये दर्द हो तो उन चीजों को नष्ट करने के लिए, है ना, इन चीजों का सल्फा औषधियों का यूज करते हैं, यानी सल्फोनामाइड का यूज करते हैं। सल्फोनामाइड 3 प्रकार के, सल्फाडाइजिन, सल्फागुनाडीन और सल्फाथिरिडीन। और इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है ना। तो एंटीबायोटिक्स और भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जैसे कैंसर के इलाज में, किसके इलाज में, कैंसर के इलाज में दिए जाते हैं, एक और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, है ना। तो कैंसर के इलाज में दिए जाते हैं, उनका नाम है सिस्प्लाटिन। क्या दिए जाते हैं भाई, सिस्प्लाटिन तथा टेक्सोल, सिस्प्लाटिन एंड टेक्सोल दिए जाते हैं। ये कैंसर के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। क्या है इसका, कैंसर के रोगियों के लिए, ये कैंसर के रोगियों के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो सिस्प्लाटिन और टेक्सोल दिए जाते हैं। और ये जो होता है ना, ये जो कौन से कैंसर में इसको उपयोगी होता है, ये सिस्प्लाटिन और टेक्सोल देखो कैंसर के लिए अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे
ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन कैंसर होता है, इसमें हमारे आंत में भी कैंसर होते हैं, हमारे मुंह का कैंसर भी होता है, अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। तो वो उन कैंसरों में से हमारे किस कैंसर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन से कैंसर में हमारा सिस्प्लाटिन और टैक्सोल दिए जाते हैं, कौन से कैंसर में सिस्प्लाटिन और टैक्सोल एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो वो होते हैं, तो हमारे पास जो ओवेरियन, मालूम है, हम सभी को मालूम है, अंडाशय जिसको बोलते हैं ओवेरियन, ओवेरियन कैंसर, कौन सा कैंसर भाई, ओवेरियन कैंसर, यानी अंडाशय में जो कैंसर पाए जाते हैं, हमेशा, है ना, ओवेरियन मतलब जब बच्चा दानी जैसे हम कहते हैं, है ना, ये हमेशा महिलाओं में होते हैं, ये, है ना, तो ये जो कैंसर है पुरुषों में हो सकते हैं कहीं ना कहीं, तो ये जो कैंसर जो सिस्प्लाटिन और जो टैक्सोल जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स है ना, ये जो कौन से कैंसर वाले मरीज को दिए जाते हैं, तो ये ओवेरियन कैंसर यानी, है ना, अंडाशय यानी बच्चा दानी में जो कैंसर होते हैं उन वैसे मरीजों को यहाँ पर दिए जाते हैं, तो सिस्प्लाटिन और टैक्सोल। और यहाँ पर और देखे जाए, और भी यहाँ पर और देखे जाए, और भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, है ना, डॉक्टरों के द्वारा, बड़े बड़े तो एक होता है एड्स, क्या होता है, एड्स, एक होता है एड्स, एड्स का नाम तो सभी सुना होगा, एड्स एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है ना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, है ना, ये एक दूसरे, ये हमेशा ब्लड के थ्रू होता है, किसके द्वारा, ये हमारे साथ ब्लड के थ्रू होता है, ये हमें सर्दी खांसी इस प्रकार के एड्स से मतलब कह सकते हैं हम संक्रामक बीमारी है ना, एक ट्रांसफर डिसीज है, एक प्रकार की, हम इसे ट्रांसफर डिसीज भी कहते हैं, यानी एक संक्रामक बीमारी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे तीसरे व्यक्ति में, है अधिकतर ये ब्लड के द्वारा ये ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो एड्स के बारे में थोड़ी जानकारी, तो एड्स का जो पूरा नाम होता है, हम एड्स के इनके ये भी इंपॉर्टेंस है, तो एड्स का जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है ना जी। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है, और एड्स वास्तविकता में कौन से वायरस के द्वारा आता है, ये क्या एक प्रकार का, क्या है, ये एक प्रकार का वायरस है, एड्स एक प्रकार का वायरस है, और देखो हमें पता है कि वायु के द्वारा, हवा एयर फ्लो के द्वारा हमेशा क्या होता है कि विषाणु ही मतलब वो करते हैं, है ना। तो एड्स का पूरा नाम क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, और एड्स जो होता है वो कौन से विषाणु द्वारा होता है, तो वो होता है एचआईवी वायरस के द्वारा, किसके द्वारा होता है, एचआईवी वायरस, यानी एचआईवी एक प्रकार के विषाणु है, विष के अणु है, टॉक्सिस मॉलिक्यूल्स है, विषाणु हम किसे बोलेंगे, टॉक्सिस मॉलिक्यूल्स यानी विष के अणु है ये, है ना। तो एचआईवी वायरस के द्वारा एड्स होता है, तो एड्स का भी फुल फॉर्म हम यहां लिख देते हैं, तो ह्यूमन, है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एचआईवी वायरस। तो एड्स जो होता है एचआईवी वायरस के द्वारा होता है ना, एचआईवी विषाणु के द्वारा होता है। अब एड्स के लिए डॉक्टरों के द्वारा, मतलब एड्स के मरीजों के लिए कौन सा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, है ना, कौन सा प्रतिजीवी, मतलब इस जो एड्स के जो अणु हैं हमारे शरीर में, जो एड्स के अणु हैं उनसे लड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए कौन से प्रतिजीवी दिए जाते हैं, कौन से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तो वो दिए जाते हैं एजिडोथाइमिडीन। क्या दिए जाते हैं भाई, एजिडोथाइमिडीन, क्या दिया जाता है, एजिडोथाइमिडीन, है ना। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको हम डॉक्टर जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एजीटी, क्या होता है, एजीटी, क्या है, एजिडोथाइमिडीन। ये जो एड्स में किसी व्यक्ति में यदि एड्स के कारण, यदि एड्स के यानी एड्स के जो अणु उपस्थित हो जाए तो उन्हें नष्ट करने के लिए हमें क्या प्रतिजीवी जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा एड्स के मरीजों को, है ना। तो इतनी जानकारी है ना। तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स देते हैं, है ना, डॉक्टरों के द्वारा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, है ना। तो ये एंटीबायोटिक्स है जो डॉक्टरों के द्वारा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर अब ये दिए जाते हैं, अब एक चीज और भी है, और भी डॉक्टरों के द्वारा और भी सलाह मशवरा दिए जाते हैं कि भाई हमें एंटीजन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब हमारे शरीर में हमारे द्वारा डॉक्टरों के द्वारा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, गोली दवाइयां दिए जाते हैं ना, तब गोली दवाइयां दिए तो जाते हैं, मगर वो कब तक, किस हद तक, हमारे शरीर में रोगियों से लड़ने के लिए शक्ति भी होना चाहिए। अब गोली दवाइयां हमारे शरीर में क्या करती है,
बीमारियों मतलब बैक्टीरिया को तो नष्ट, जीवाणु को तो नष्ट करते ही है, साथ ही साथ क्या है हमारे शरीर में जो उन रोगों से लड़ने के लिए कुछ एंटीजन भी दिए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा, कुछ सलाह भी दिए जाते हैं, तब उनको भी देखते हैं हम यहाँ पर। तो डॉक्टरों के द्वारा एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं हमारे शरीर में बीमारियों का मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो हमने अभी जो जाना। देखो तो एंटीजन की सलाह दिए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा, दिए तो जाते हैं मगर जनरली सलाह दिए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा एंटीजन के लिए। तो एंटीजन क्या है जिसे हम बोलते हैं प्रतिजन, क्या कहेंगे हम जिसे प्रतिजन। तो प्रतिजन क्या है, तो प्रतिजन ये क्या है एक प्रकार से रोगों से लड़ने, है ना। एंटीजन क्या है हमारे शरीर में रोगों, है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है भाई, क्या विकसित करती है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करती है। यानी डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिए जाते हैं कि भाई आपको एंटीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है, आपको एंटीजन भी लेना पड़ेगा, हमारा आपके शरीर में कमजोरी है, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की कुछ न कुछ ब्लड की कमी है, तो इनकी कमियों को पूरा करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के एंटीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो एंटीजन के रूप में डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिए जाते हैं कि आप, है ना, कि आप विटामिन यानी विटामिन युक्त पदार्थों का सेवन करें, क्या है विटामिन युक्त पदार्थों का सेवन करें, जैसे फल फ्रूट आदि दिए जाते हैं, फल फ्रूट सब्जियां और विटामिनों का सेवन करिए, विभिन्न प्रकार के एंटीजन है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता विकसित कराती है। तो डॉक्टर के द्वारा सलाह दिए जाते हैं कि भाई आपको एंटीजन लेने की आवश्यकता यानी विटामिन युक्त फलों की आवश्यकता पड़ती है। और उसके अलावा क्या है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, और उसके अलावा क्या है कार्बोहाइड्रेट, है ना, ये प्रोटीन दालों में आपको दालें खाने की आवश्यकता है। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट यानी, है ना, कार्बोहाइड्रेट यानी जो मक्के में पाए जाते हैं, डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिए जाते हैं कि भाई आपको मोटे अनाज का सेवन करना है, मोटे अनाज, है ना, सब बने भोजन को सेवन करना है, मतलब सेवन करना है ना, कार्बोहाइड्रेट। फिर आपको दिया जाता है और कहा जाता है आपको टॉनिक, विशेषकर ये टॉनिक दिए जाते हैं हमेशा, है ना, बट एंटीजन को हमारे शरीर में रोगियों से लड़ने की क्षमता को विकसित कराने के लिए विशेषकर डॉक्टरों के द्वारा सलाह दिया जाता है टॉनिक। अब टॉनिक विटामिन युक्त हो सकता है, विटामिन युक्त हो सकते हैं, प्रोटीन युक्त हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त हो सकते हैं ये टॉनिक, ये इस प्रकार। तो इस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के, हमारे शरीर की स्वस्थ रक्षा के लिए यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है हमारे रसायन विज्ञान। अब ये सारे पदार्थ बने किससे, हमने एंटीबॉडी को पढ़ा, हमने एंटीजन को पढ़ा यहाँ पर, तो ये सारे किससे बने हैं, है ना, ये बने किससे, ये कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान की ही देन है। हमें इस बात को पता नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे जो बने हैं ये कहीं ना कहीं कार्बनिक यौगिक है, और ये कहीं ना कहीं किससे बने, ये रसायन, है ना, रसायन विज्ञान से, रासायनिक तत्वों से ही बने हैं, रासायनिक पदार्थों से ही बने हैं। तो ये चीजें, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए हमें विज्ञान किस प्रकार हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किस प्रकार हमारे एंटीजन और एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास जो हम लिए हमारे शरीर को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लिए जाते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार के। अब हम आगे, तो ये स्वास्थ्य की रक्षा के गार्ड से यानी स्वस्थ रक्षा के क्षेत्र में हम देखा हमने। अब दूसरे टाइप्स और देखने जा रहे हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल। नंबर दूसरा हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल। उद्योग हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज मीन्स होता है उद्योग, एरियाज ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योग के क्षेत्र में। अब एक उद्योग के क्षेत्र में हमें पता है हमारे भारत देश है, हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे देश को, है ना, हमारे देश की प्रगति हमारे देश की प्रगति और हमारे देश की समृद्ध बनाने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए हमें छोटे से छोटे बड़े उद्योग की आवश्यकता पड़ती है ना। एक छोटे से चमड़ा उद्योग से लेकर बड़े बड़े इस्पात उद्योग तक हम इन सभी उद्योगों की क्या है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसको, अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, है ना, हमारे देश की प्रगति को बनाए रखने के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, हमारे देश को समृद्ध बनाए रखने के लिए हमें कहीं ना कहीं छोटे से उद्योग से लेकर बड़े इस्पात वाले उद्योगों तक क्या है हमें उद्योगों की आवश्यकता पड़ती है ना। अब उद्योगों के अंदर हम थोड़ा एनालाइज करते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम
के सोने तक हमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों से बनाए गए सामग्री की आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे हमारे पास उद्योगों में से साबुन है ना, ये साबुन उद्योग, फिर टूथपेस्ट उद्योग है ना, टूथपेस्ट उद्योग, फिर सोना, ये इन्हें बनाने के उद्योग हो, फिर चांदी है, ये भी उद्योग है ना, फिर और अंतर्गत फिर चमड़ा उद्योग है ना, और फिर इस्पात उद्योग यानी बड़े बड़े लोहे बड़े बड़े जो बनते हैं इस्पात उद्योग, फिर उर्वरक उद्योग है ना, एक्स्ट्रा आदि और एक्स्ट्रा हो सकते हैं और भी आदि उद्योग हम कह सकते हैं। तो इंडस्ट्री उद्योगों के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का कवर। अब देखो ये सारे जो बने साबुन, टूथपेस्ट, सोना, चांदी, ये सभी बने, ये कहीं ना कहीं रासायनिक प्रक्रम के द्वारा बनाया गया, रासायनिक विधियों के द्वारा इन्हें आपस में बनाया गया, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ही मतलब ये जो बनाए गए है। तो उद्योग जो रसायन विज्ञान, ये भी कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान से ही बने हैं, ये इनको बनाने में भी कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान का ही रोल है। तो हम उद्योग के क्षेत्र में रसायन विज्ञान का क्या रोल है यहाँ पर कि हमारे देश की प्रगति को बनाए रखने के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे है ना, हमें छोटे से लेकर बड़े उद्योग की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हमारे रसायन विज्ञान का जो है ना, रसायन विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो योगदान है वो उद्योगों के क्षेत्र में भी दिया जाता है ना। अब दूसरा हम वो देखते हैं यहाँ पर दूसरे अंतर्गत, अब यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है ना, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है ना, एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम देखें, हमें पता है कि जो हमारा देश एक कृषि प्रधान देश, पता है सभी को है ना, हमारा देश एक क्या है, कृषि प्रधान देश है ना। कृषि प्रधान देश होने का मतलब क्या होता है कि हमारे भारत देश में जितने भी भारतवासी उपस्थित जितने भी लोग होते हैं वो कृषि पर निर्भर है। यदि कृषि नहीं होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर जाएगा ना, ये पता है ना। तो हमारा जहां पर जो एक किसान होता है, जहां पर जो किसान बड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत और बड़ी है ना, कड़ी मेहनत और कड़े लगने के साथ क्या है, एक अनाज के दानों को भूमि में लगा कर क्या बड़े ढेर तैयार किए जाते हैं, अनाज के बड़े ढेर तैयार किए जाते हैं, ये किसानों के द्वारा होता है ना। तो किसानों के द्वारा एक मतलब अनाजों के दानों को भूमि में बड़ी मेहनत और कड़ी मेहनत और बड़ी कड़ी धूप तथा कड़ी ठंड में क्या है, उसे बड़ी मेहनत और बड़ी अपने खून पसीने से उसको क्या है सिंचाई करके क्या है, एक अनाज के दानों को भूमि में लगाकर क्या है बड़े अनाज के ढेर तैयार किए जाते हैं है ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जिस अनाज के द्वारा वो फल, जिस अनाज के द्वारा जो हमें फल प्राप्त होता है और जिस अनाज के जो किसानों के द्वारा भूमि में उगाया जाता है, तो उगाने से हमारे पास जो फल प्राप्त होता है ना, यानी हमारे एक बीज है ना, यानी हमारे पास जो सीड है, यानी बीज से क्या होगा, एक किसान के द्वारा बीज से हमारे पास जो यानी पौधा यानी प्लांट तैयार किया जाता है, यानी पौधा तैयार किया जाता है ना। अब इस बीज को अंकुरित होने के लिए, बीज को जर्मिनेट होने के लिए, बीज को जर्मिनेट होने के लिए और इस बीज से हमारे पौधे को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे नेचर में जो है ना, हमारे नेचर, हमारे जो इन्वायरमेंट में, जो हमारे इन्वायरमेंट में है ना, इन्वायरमेंट में हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु और जीव के अणु और कीटाणु के जो अणु हैं, विभिन्न प्रकार के क्या है, जीवाणु और क्या है ना, जीवाणु और कीटों के क्या है अणु है, जिससे हमारे बीज और पौधे को क्या है नुकसान होते हैं है ना। हमारे देखो मैंने क्या कहा यहाँ पर, जो हमारे पास जो बीज है, इस बीज को पौधे बनने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में जो उपस्थित जो भारी वातावरण में उपस्थित जो हमारे पास कीटाणु और जो जीवाणु और कीटों के जो अणु है, ये कहीं ना कहीं हमारे बीज और पौधे को क्या है नुकसान पहुंचाते हैं है ना। तब नुकसान पहुंचाने के लिए हमें क्या है, इनको बीज और इस पौधे को सुरक्षित करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम किनका यूज करते हैं, हम रासायनिक पदार्थों से है ना, रासायनिक पदार्थों से बने है ना कीटाणुनाशक क्या है, कीटाणुनाशक दवाइयों तथा जीवाणुनाशक दवाइयों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब कीटाणुनाशक और जीवाणुनाशक ये भी क्या है, ये क्या है, ये भी रासायनिक पदार्थ है, ये भी कहीं ना कहीं रासायनिक से मिलकर बने होते हैं है ना। जैसे जनरली हम लगाते हैं भाई क्या लगाते थे हम
ये उत्पादन क्षमता, हमारे पौधों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए यूरिया डालते हैं, है ना, यूरिया डीपी ये वगैरह है ना, डालते हैं, सभी पता है सभी को, है ना, यूरिया डीपी डालते हैं। और क्या क्या डालते हैं भाई? पोटास क्या डालते हैं? पोटास डालते हैं ना। हाँ, गोबर खाद नहीं, ये रासायनिक गोबर खाद रासायनिक पदार्थ कैटेगरी नहीं आता, हमें पता होना चाहिए, है ना, गोबर खाद थोड़ी आते भाई, है ना, ये डालते हैं ये सभी। तो हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो कौन सा एग्रीकल्चर एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर देख रहे हैं हम, यानी कृषि के क्षेत्र में देख रहे हैं, मतलब विज्ञान, रसायन विज्ञान की जो इंपोर्टेंस। तो क्या करा यहाँ पर कि मैंने कहा कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है, जहां पर कृषि प्रधान देश है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे भारत के जितने भी लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। यदि हमारे द्वारा, किसानों के द्वारा यदि किसी भूमि पर अन्न उगाया नहीं जाएगा, है ना, तो हमारा जो देश की जो अर्थव्यवस्था, यानी हमारे देश की जो स्थितियां कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे, है ना। तो हमारे पास जो अन्न है, जो कृषि के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो किसानों के द्वारा जब बीज को जब भूमि में लगाया जाता है और उस बीज को जर्मिनेट होना, अब देखो बीज को पौधे बनने के लिए बीज को जर्मिनेट करना पड़ेगा, अंकुरित होना पड़ेगा ना। तो अंकुरित करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के हम दवाइयों का यूज करते हैं, जल्दी से जल्दी अंकुरित हो जाए। और फिर उसके बाद एक पौधा है, अब इस पौधे को, अब बीज से हमने पौधा बनाया इसमें, तो पौधे को देखा, हमने पौधे को देखें तो ये जो पौधे को सुरक्षित रखना हमें, है ना, ताकि अच्छे से फल लगे इसमें, अच्छे, है ना, अच्छे से इसका विकास हो। कहीं ना कहीं जो हमने कभी देखा होगा कि पत्तियां समय से पहले ही झड़ने लग जाते हैं, है ना, पत्तियां समय से पहले झड़ने लग जाते हैं, उनके पत्तियां पीले पड़ जाते हैं, है ना, पौधे क्या हो जाते हैं, पौधे में लकवेपन की बीमारियां आ जाते हैं, पौधे समय से, मतलब पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, है ना, और इनके फल भी क्या जाते हैं, फल भी क्या बिना समय से पहले ही गिर जाते हैं, ये सारी क्रिया। तो इनको हमें, ये क्या होता है, ये बाहरी वातावरण के द्वारा, बाहरी वातावरण में उपस्थित क्या है, जीवाणु और क्या है, कीटाणु के द्वारा होते हैं, जीवाणु और कीटाणु के द्वारा होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनमें, मतलब पौधे को विकास होने के लिए कहीं ना कहीं किसी पदार्थ की आवश्यक कमी होती है ना, इन कमियों को पूर्ति करने के लिए यूरिया डीपी कीटाणु पोटास हम डालते हैं, है ना, यानी हम कीटाणु नाशक और जीवाणु नाशक दवाइयों का यूज करते हैं। तो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, है ना। तो इस प्रकार ये सारी चीजें भी हम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किस प्रकार रासायनिक विज्ञान की उपयोगिता, ये हमें पता होना चाहिए, ये सभी क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट में, तो अब लास्ट नंबर 4 में हम देखते हैं, इसमें थर्ड नंबर का सर बताया था, थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर में एग्रीकल्चर है ना, थर्ड नंबर उद्योग जो है सेकंड नंबर, फर्स्ट में मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र में। तो फोर्थ नंबर में हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर में है हमारे पास हाँ, अब फोर्थ नंबर में हमारे पास देखते हैं हम खाद्य, यानी खाद्य पदार्थ, फूड मैटर, एरियाज ऑफ फूड मैटर्स, यानी खाद्य क्षेत्र में क्या है, खाद्य क्षेत्र में एरियाज ऑफ मैटर्स। तो अब खाद्य क्षेत्र में कैसे उपयोगिता है, हमें पता है, हम जो है, हमारा जो शरीर, यदि हमने एक दिन भी यदि भोजन ना किया हो तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में क्या है, क्रियाएं करने की शक्तियां कम हो जाएंगी। हम किसी कार्य को करने में हमें पता है कि हमें, हमारा जो शरीर है सुबह उठने से शाम तक किसी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब ऊर्जा की आवश्यकता हमें तभी प्राप्त होगा, ऊर्जा हमें तभी प्राप्त होगा जब हम भोजन का सेवन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है, हमारा जो मानव जो है बिना भोजन के, मानव का जो जीवन है बिना भोजन के संभव नहीं है, बिना भोजन के संभव नहीं है। अब भोजन के क्षेत्र में हम क्या देखते हैं, अब भोजन के अंतर्गत हम क्या देखते हैं इसमें, जो हमारे पास जो भोजन के अंतर्गत कैसे भोजन का सेवन करते हैं, हम भोजन का सेवन करते हैं जैसे प्रोटीन युक्त, है ना, प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करते हैं ना, जैसे दालें आते हैं, ये प्रोटीन जो होता है वो किसे पाया जाता है, दालों में, है ना, गठारीदार दालों में। फिर आते हैं विटामिन, ये कहां पर पाए जाते हैं भाई, ये सभी खाद्य पदार्थ। विटामिन के अंतर्गत कौन से विटामिन के अंतर्गत फल आते हैं, है ना, जैसे हमने पढ़ा विटामिन ए, विटामिन बी, है ना, क्या है, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन देखो, विटामिन के अंतर्गत देखें तो विटामिन ए की कमी से होता है ना, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, कौन सा, रतौंधी, है ना, विटामिन ए की कमी से क्या होता है,
रथोम्बी। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। क्या होता है? और विटामिन डी, अब देखो विटामिन ए होता है सर्वाधिक पाए जाते हैं पपीता और गाजर में। कहां पर पाए जाते हैं ये? पपीता और गाजर में। अरे विटामिन ए की यदि हमारे शरीर में कमी है तो उस कमी वाले जो व्यक्ति होता है वो उसके आंखों में जो आंखों की जो रोशनियां कम हो जाती है विटामिन ए की, जिसके शरीर में विटामिन ए की कमी होता है, हाँ उसके शरीर में उसके आंखों में जो रोशनियां कम हो जाती है, तो डॉक्टर द्वारा सलाह दिया जाता है कि आप रतौंधी के तरह पपीता, गाजर, है ना, गाजर, या हम कह सकते हैं मछली का तेल। क्या है? एक मछली का तेल भी यूज किया जाता है। मछली के तेल की मालिश किया जाए अपने आंखों में, मछली के तेल की मालिश करें ये। और विटामिन बी, है ना, विटामिन बी यानी बेरी, है ना, विटामिन बी का अगर देखे जाए, है ना, तो ये भी हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के आम, अंडा, दूध, है ना, आम फिर उसके बाद पपीता, ये सभी में पाए जाते हैं, लगभग सभी में पाए जाते हैं। आम, पपीता, फिर केला, है ना, फिर उसके बाद विभिन्न प्रकार के नारंगी फल, है ना, और केला उसके अंदर। और भी देखिए जैसे जनरली डॉक्टरों के द्वारा विशेष करके मांस खाने का जो सलाह दिए जाते हैं। फिर विटामिन सी है ना, विटामिन सी किसमें पाए जाते हैं भाई? ये अम्लीय पदार्थों में, यानी नींबू, फिर आंवला, है ना, इनमें अधिकतर पाए जाते हैं ये। फिर विटामिन जो डी पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? विटामिन डी। तो विटामिन डी जो पाए जाते हैं, है ना, विटामिन अधिकतर पाए जाते हैं जो सुबह जब हम सर्दियों के दिनों में देखते हैं, सुबह जो 7 से लेकर 9 बजे तक जो हमारे पास जो धूप होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, तो जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, सुबह आप बैठ के देख लो तो आपको कहीं ना कहीं उस धूप में एक अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस होगा, एक प्रकार से अच्छा फील होगा। तो आपको अच्छा फील हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर में प्राप्त क्या हो रहा है? तो प्राप्त हो रहा है विटामिन डी, यानी सूर्य के जो सुबह की जो प्रकाश होता है उसमें क्या पाई जाती है? विटामिन डी, यानी सूर्य के प्रकाश, हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश में क्या पाई जाती है? विटामिन डी। तो ये कमियों को दूर करने के लिए इस प्रकार से, है ना। तो फूड मटेरियल से और विटामिन के अंतर्गत क्या कहते हैं? फिर ये हमारे पास जैसे तेल या वसा, ये तेल या वसा यानी हमारे, जैसे हमें मालूम है हमारा मध्य प्रदेश जो है एक सोया प्रदेश देश है जिससे तेल बनाए जाते हैं, है ना, मालूम है, जिससे तेल बनाए जाते हैं। और तेल बनाए जाते हैं जिनका सेवन करें, जैसे सूरजमुखी है, क्या है? सनफ्लावर, क्या बोलेंगे हम इसको? सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, इससे तेल बनाए जाते हैं। और भी क्या क्या हो सकते हैं भाई, है ना, जैसे तिल, है ना, तिल, ये सभी क्या है? खाद्य पदार्थ हैं, मतलब हमें इन भोजन की आवश्यकता पड़ती है इन सभी की। और फिर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट यानी कार्बोहाइड्रेट कहां पर पाए जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट हमेशा जैसे मक्के में मोटे अनाज में, कहां पर? ये मोटे अनाज में पाई जाती है, ये मोटे अनाज में, है ना। तो ये है, तो ये सभी जो हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी के सभी क्या है ना, ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। ये सभी के सभी ये जो हमारे पास ये जो प्रोटीन, विटामिन, ये जो कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, ये कहीं ना कहीं ये कार्बनिक यौगिक है। या ये कार्बनिक यौगिक मींस क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तेल, वसा, ये सभी के सभी क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कार्बनिक पदार्थ है ये। और ये जो कार्बनिक पदार्थ ये जो है, ये कहीं ना कहीं रसायन विज्ञान, है ना, की ही देन है। ये किसकी देन है? ये रसायन विज्ञान की ही देन है ना। जैसे कार्बोहाइड्रेट का अगर हम ग्लूकोज के देखते हैं तो ग्लूकोज का सूत्र हमें पता है C6H12O6, है ना। और उसी का अगर हम गन्ने का देखें, हम गन्ने का, है ना, गन्ने को देखें तो गन्ने का सूत्र अगर देखें C, है ना, C11H H22O11, है ना, C12H22O11, ये गन्ने का सूत्र है। किसका सूत्र है? ये गन्ने का सूत्र, ये बताना। और ये ग्लूकोज। हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में आगे और पढ़ेंगे, अच्छे से विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ये क्या क्या होते हैं,
है ना, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, इनके क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं, ये हम आपको सब एग्जांपल करके समझाएंगे, है ना। तो ये है फूड मटेरियल के क्षेत्र में। तो मेरा कहने की तात्पर्य ये है, हमारा जो शरीर है वो बिना भोजन बिना भोजन के हम इसे जीवित रखना संभव नहीं है, बिना भोजन के जीवित हमारे शरीर को रख पाना संभव नहीं है, इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो भोजन जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, है ना। विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थों के अंतर्गत हम जैसे प्रोटीन युक्त है, प्रोटीन युक्त दालों का सेवन करते हैं। विटामिन युक्त हम विटामिन प्रोटीन युक्त जैसे अनाज हम सेवन करते हैं, अनाजों का सेवन करते हैं, विभिन्न प्रकार के अनाजों का सेवन करते हैं, प्रोटीन युक्त सभी में प्रोटीन पाया जाता है। फिर विटामिन को देखते हैं तो विटामिन भी क्या विभिन्न प्रकार के, है ना, फलों में फल सब्जियों में पाए जाते हैं, है ना। और जो हमारे पास जो तेल या वसा युक्त वसा होती है, फैट हम जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये भी कहाँ न कहीं ये भी जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी, ये विभिन्न प्रकार के वसा है ना। तो इनकी सेवन करने की आवश्यकता पड़ती है। कहीं न कहीं सभी का हमारे जीवन में इन सभी हमें किसी पता चलेगा आप प्रोटीन का ही सेवन कर रहे हैं और विटामिन और तेल यानी कार्बोहाइड्रेट का सेवन नहीं कर पाते, तो आपको कहीं न कहीं आपके शारीरिक जीवन में कहीं न कहीं इसकी भी कमी की अनुभूति आपको महसूस होगी, है ना। और कार्बोहाइड्रेट इनकी भी आवश्यकता पड़ती है आपको, है ना। मोटे अनाज जनरली डॉक्टरों में यानी जब हम एक छोटी अवस्था में होती है, जब हमारे जैसे हम एक छोटे बचपन की बात करते जाए तो बचपन में हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें क्या दिए जाते हैं, सभी को मालूम हो गई, थूली दिए जाते हैं ना, थूली दिए जाते हैं, थूली दिए जाते हैं और कह सकते हैं गाठा कह सकते हैं, है ना। तो वो क्यों यूज करते हैं, वो क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि भाई हमारे द्वारा जो चक्कियों में हमारे द्वारा अनाजों को पीसा जाता है तो उसके कहीं ना कहीं उनके घर्षण से, चक्की के घर्षण से कहीं ना कहीं ऊर्जाएं क्या होती है, उत्सर्जित हो जाती है। तो उसमें उतनी एनर्जी उस अनाज में उस आटे में, उस आटे द्वारा बनाए गए भोजन में उतनी एनर्जी नहीं हो पाती। तो इसीलिए पुराने समय में हमें मालूम है कि जो हम कौन सी चक्की यूज करते हैं मालूम है ना, पत्थरों से या महिला के द्वारा जनरली इसको किया जाता है, तो पहले समय की बात है। तो वो जनरली क्या उस समय की एनर्जी और उस समय के लोगों में एनर्जी ज्यादा था, मालूम है ना। उस समय के लोगों में एनर्जी ज्यादा था, क्यों ज्यादा था, क्योंकि जनरली वो मोटे अनाजों का यूज ज्यादा करते थे, है ना। मोटे अनाजों का सेवन क्या है वो ज्यादा करते थे। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। तो इसी के साथ आज का ये सेक्शन हम, है ना, यहीं पर विराम देते हैं। और यदि आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो, यदि पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले, है ना, आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे, है ना, धन्यवाद।